Hello everyone, I am Dheeraj. Welcome to our online classes. Today we will discuss about the method solvency ratio. ये हमारे रेशो चैप्टर का नेक्स्ट रेशो है सॉल्वेंसी रेशो, जिसका अदर नेम है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी. सॉल्वेंसी रेशोज हैं, सॉल्वेंसी रेशोज मतलब सिंगल वन नहीं है, सॉल्वेंसी रेशोज लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी इसका अदर नेम है. इसके अंदर 4 फॉर्मूलाज आते हैं अंडर दिस मेथड. 4 फॉर्मूलाज विल बी सी. फर्स्ट डेब्ट इक्विटी रेशियो, सेकंड सॉल्वेंसी रेशियो, थर्ड प्रोप्राइटरी रेशियो और फोर्थ नंबर है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. इसके बारे में हम डिस्कस बाद में करेंगे. आज की वीडियो में हम हमारे टॉपिक 3 डिस्कस करेंगे. वी विल बी डिस्कस अबाउट द 3 टॉपिक्स. टॉपिक्स नंबर 1 डेफिनेशन ऑफ सॉल्वेंसी रेशियोज. टॉपिक नंबर 2 important solvency ratios. Topic number 3 working note. There are 3 topics. Number 1 definition, number 2 importance point, important solvency ratios, and number 4 working notes. Let's see. Firstly हम definition के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. Solvency of a business means that the business is in a position to meet its long-term financial obligations as and when they become due. सिंपल मीन है दीर्घकालीन ऋणों के भुगतान करने की क्षमता को बताता है सॉल्वेंसी रेशियो. दीर्घकालीन व अल्पकालीन दोनों बोल सकते हैं यहां पर. दीर्घकालीन व अल्पकालीन, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, ये दोनों की क्या बताता है? लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों यहां पर लिख लेना. लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को जो रिप्रेजेंट करता है वो करता है सॉल्वेंसी रेशियो. सिंपल में कहूं तो ये हमारे जो लोन्स होते हैं, जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होती है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज होती है, जिसको करंट लायबिलिटी बोलते हैं, उनको पेमेंट रीपेमेंट करने की कैपेसिटी को बताता है, कैपेबिलिटी को बताता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को उसके लोन्स का पेमेंट करना होता है. उनके जो भी एक्टिविटीज है, जो भी उन्होंने लोन लिए हैं, उनका पेमेंट उनको करना होता है. तो वो रीपेमेंट जो करते हैं, उनको जो दोबारा पेमेंट, जो लोन लिया उसका पेमेंट वो करते हैं, उस पेमेंट करने की उसकी कैपेसिटी क्या है, वो बिजनेस में मतलब सफिशिएंट है, मतलब वो अपने बिजनेस में रिस्क फैक्टर पर चल रही है या वो अपने बिजनेस में कहीं ना कहीं बहुत अच्छी चल रही है. तो ये रेशियोज हमें ये बताते हैं कि हमारे लोन्स को हम रीपे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. तो ये क्या बताते हैं हमारे को? लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को बताते हैं कि हम उनका पेमेंट्स करने के लिए, हम का मतलब यहां पर ऑर्गेनाइजेशन से है. जिस ऑर्गेनाइजेशन के रेशियो आप यहां निकाल रहे हो, उस ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गेनाइजेशन क्या आपके लॉन्ग टर्म लोन एंड शॉर्ट टर्म लोन्स का पेमेंट्स करने के लिए कैपेबल है, अदरवाइज नहीं है. तो दीर्घकालीन व अल्पकालीन लोन्स के पेमेंट करने की कैपेसिटी को बताता है. सॉल्वेंसी रेशियो आपका क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस. क्लियर स्टूडेंट्स? इसके अंदर हमारे 4 फॉर्मूलाज आते हैं. डेब्ट इक्विटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. फर्स्टली मैं बताता हूं कि बिजनेस होता क्या है और कैसे वो वर्क करता है. यहां पर डिस्कस कर रहे हैं हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से. हमारा जो बिजनेस का मोड है वो कंपनी है. कंपनी के जो बिजनेस का मोड होता है, कंपनी वाला पैटर्न, उसमें क्या होता है? उसमें शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होते हैं. इनको कैपिटल, जैसे बिजनेस में कैपिटल होती है, इसलिए कैपिटल को यहां पर इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट कर दिया स्टूडेंट. ठीक है. इसके बाद कुछ रिजर्व एंड सरप्लस क्रिएट करते हैं. अब कभी कभी बिजनेस में हमें नीड होती है अमाउंट की, कैपिटल की, पैसे की नीड होती है. अब पैसा मान लो ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं है, तो क्या करेगी? वो लोन लेगी. जैसे कि आजकल बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन है जो एट प्रेजेंट की कंडीशन में लो कैपिटल की वजह से, लो कैपिटल के रीजन वाइज अपने बिजनेस को ग्रोथ नहीं कर पा रही, अपने बिजनेस को इंप्रूव नहीं कर पा रही, अपने बिजनेस में इंप्रूवमेंट नहीं ला पा रही है. तो वो क्या करती है? वो लोन लेती है, वो डेब्ट लेती है. कुछ ऑर्गेनाइजेशन शॉर्ट टर्म लोन लेती है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म डेब्ट लेती है. शॉर्ट टर्म का मतलब जो 1 ईयर के लिए लिया जाता है अप्रोक्सिमेटली, वो शॉर्ट टर्म होता है. और जो मोर देन 1 ईयर के लिए आप लेते हो वो होता है लॉन्ग टर्म डेब्ट. डेब्ट का मतलब सिंपल सा है पैसा. जैसे मार्केट में अपन भी तो पैसा लेते हैं, अपन भी तो किसी से अमाउंट उधार लेते हैं, और अपन उधार लेते हैं वो नॉर्मल है. बिजनेस में इसको डेब्ट बोला जाता है, DEBT, डेब्ट. डेब्ट मतलब ऋण. अगर लॉन्ग टाइम के लिए लिया तो लॉन्ग टर्म डेब्ट, शॉर्ट टाइम के लिए लिया तो शॉर्ट टर्म डेब्ट. शॉर्ट टर्म डेब्ट का अदर नेम है करंट लायबिलिटी. स्टूडेंट्स, समझने वाली बात यहां पर यह है कि
बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो अपने बिजनेस के लिए क्या लेती है, लोन लेती है। ऑब्वियसली बात है, मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं और मेरे बिजनेस में मान लो मैंने 1 करोड़ से मेरा बिजनेस स्टार्ट किया, तो जरूरी नहीं है कि 1 साल बाद भी वो 1 करोड़ ही की कैपिटल की नीड रिक्वायरमेंट हो मुझे। मान लो मेरे बिजनेस को मुझे और ज्यादा ग्रोथ करनी है उस बिजनेस में मुझे, तो मुझे और कैपिटल चाहिए होगा, मुझे क्योंकि और प्रोडक्ट्स लगाने पड़ेंगे और प्रोजेक्ट्स लगाने पड़ेंगे और बहुत सारे उसमें इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे। अब वो पैसा कहां से आएगा, वो पैसा कहां से आएगा, वो पैसा आएगा मैं उधार लूंगा, मैं क्रेडिट पर कोई भी पर्सन से क्या लूंगा, लोन। या तो मैं बैंक से ले सकता हूं, मैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले सकता हूं, या मैं मेरी फैमिली से ले सकता हूं, या मेरे रिलेशंस वालों से ले सकता हूं, मैं किसी से भी लोन ले सकता हूं। मैंने वो लोन लिया, वो कहलाता है डेट, ठीक है। और लॉन्ग टाइम के लिए लिया इसलिए लॉन्ग टर्म डेट, और शॉर्ट टाइम के लिए लिया तो वो शॉर्ट टर्म डेट। अब इस कॉन्सेप्ट में, इस सॉल्वेंसी रेशियो में हम क्या अंडरस्टैंड कर रहे हैं, इस सॉल्वेंसी रेशियो में हम ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि हमने इनसे जो लोन लिया, इस लोन को पेमेंट करने की हमारी कैपेसिटी क्या है, हम कितने टाइम में इसको पे कर सकते हैं और हमारे पास कितना अमाउंट है कि हम इसको इजीली वैसे पे कर सकते हैं। ये इस कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे। ये जब कंपनी ये रेशियोज कैलकुलेट करती है तो उसे पता लग जाता है कि वो इतनी एबल है कि वो अपने लोन्स का पेमेंट कर सकती है या नहीं कर सकती। तो ये रेशियोज हम क्यों करते हैं, मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया है। अब हम इसके फॉर्मूलाज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इंपॉर्टेंट फर्स्ट टॉपिक हमारा हो गया। सेकंड टॉपिक, इंपॉर्टेंट सॉल्वेंसी रेशियोज आर, सॉल्वेंसी रेशियोज आर, देयर आर 4: डेट इक्विटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। फर्स्ट, डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला, सबसे पहले अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो सिंपल सा मीन है, किसी भी रेशियो की डेफिनेशन को मतलब बताना बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। किसी भी डेफिनेशन को आपको मतलब रेशियो की डेफिनेशन बिल्कुल इजी है। देखो ये जो दो टर्म्स है ना, इन दोनों टर्म्स के बीच में रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो डेट इक्विटी रेशियो शोज रिलेशनशिप बिटवीन टोटल डेट एंड शेयर होल्डर फंड। सिंपल। ऐसे इसकी डेफिनेशन, सॉल्वेंसी रेशियो शो द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल डेट एंड टोटल एसेट्स। मतलब अगर आपको किसी की भी डेफिनेशन पूछे तो आप सिंपल बोल सकते हो कि सॉल्वेंसी रेशियो क्या बताता है, ये हमें शो करता है इन दोनों के बीच का रिलेशन, ठीक है। तो सॉल्वेंसी रेशियो शो रिलेशनशिप बिटवीन टोटल डेट एंड टोटल एसेट्स। फॉर्मूला है टोटल डेट, फर्स्ट की बात करते हैं, फर्स्ट की बात कर रहे हैं। डेट इक्विटी रेशियो इक्वल टोटल डेट डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड। टोटल डेट का एक नाम नहीं है, 2-3 नेम है इसका, तो मैंने ये तीनों नेम बता दिए। ये तीनों नेम इसलिए बताए ताकि आपको ये पता चले कि टोटल डेट के बहुत सारे नेम है। टोटल डेट को आप एक्सटर्नल इक्विटीज बोल सकते हो, टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज बोल सकते हो। तीनों एक ही फॉर्मूले हैं। टोटल डेट के 2 नेम और हैं, एक्सटर्नल इक्विटीज, टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज, या इसको सिंपल क्या बोल सकते हो, इंटरनल इक्विटी, एक्सटर्नल लायबिलिटीज, ठीक है। ये 2 वर्ड मैंने यूज किए हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। देखो वैसे इसको समझना बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। ऊपर आता है टोटल डेट, नीचे आता है शेयर होल्डर फंड। देखो शेयर होल्डर फंड कौन होते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये होते हैं शेयर होल्डर फंड। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये होते हैं शेयर होल्डर फंड। अब इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल होते हैं जिन्होंने कंपनी को स्टार्ट किया, वो होते हैं ओनर। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होते हैं जो प्रॉफिट के ऑब्जेक्ट के लिए कंपनी को क्या देते हैं, अमाउंट देते हैं, पैसा देते हैं। अब वो अमाउंट पर कंपनी उसको उनको क्या देती है, प्रॉफिट में शेयर देती है, क्लियर है। तो शेयर होल्डर फंड होते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये होते हैं इंटरनल। इंटरनल मतलब ये बिजनेस के अंदर होते हैं। भाई ओनर तो अंदर ही होगा बिजनेस, वही तो बिजनेस में काम करता है। तो शेयर होल्डर फंड का मतलब है इंटरनल इक्विटी। इंटरनल मतलब जो बिजनेस के अंदर रहकर वर्क करते हैं। एक्सटर्नल इक्विटी जो बिजनेस के बाहर रहकर वर्क करते हैं, जो हमें लोन देता है, जो ऑर्गेनाइजेशन को लोन देता है, क्या वो बिजनेस के डिसीजंस लेता है, नहीं लेता है। क्या वो बिजनेस के अंदर होता है, नहीं। उसका काम था पैसा देना, उसने पैसा दिया। अब बिजनेस करेगा, जो बिजनेसमैन करेगा जो करना है उसको, ठीक है, बस उसका काम सिर्फ पैसा देना था। तो ये एक्सटर्नल होते हैं, जो डेप्टर्स, जो आपके लेनदार होते हैं, जो आपको लोन देते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, एक्सटर्नल मतलब बाहर के व्यक्ति होते हैं। इंटरनल मतलब अंदर के होते हैं, बिजनेस में अंदर है। तो टोटल डेट का दूसरा नाम है एक्सटर्नल इक्विटीज, शेयर होल्डर फंड का दूसरा नाम है इंटरनल इक्विटीज। टोटल डेट का एक नाम और है टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज, और शेयर होल्डर फंड का दूसरा नाम है नेटवर्थ या इक्विटी। इसके बहुत सारे नेम है। स्टूडेंट्स अगर आपको कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना है तो आपको ये सारे नेम्स याद होने चाहिए, क्योंकि आपको अगर ये याद है तभी आप क्वेश्चंस को कर पाओगे, नहीं अदरवाइज मान लो वहां टोटल डेट ना देकर क्या दे दिया, टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज,
तो आपको जब पता ही नहीं है कि इन दोनों का मीन एक ही होता है तो आप तो उसको कर ही नहीं पाओगे। इसलिए इनके अदर नेम जरूर याद रखना। जैसे हर व्यक्ति के दो नेम होते हैं। अगर करो राम का नाम राम है और घर में उसको छोटू बोलते हैं। अब बेटा एक सिंपल सी चीज है ना, मान लो अगर आपको ये पता है कि राम और छोटू दोनों एक ही है, तब कोई छोटू बोले चाहे राम बोले आप उसी को आइडेंटिफाई करोगे। लेकिन मान लो अगर मैं बोलूं राम तो आप पहचान जाओगे, आपको पता नहीं उसका दूसरा नाम छोटू और मैंने बोला छोटू तो आप ऐसे देखोगे कहां है कहां है। तो इसी का मीन मैं बस समझा रहा हूं कि आपको इसके सारे नेम्स याद होने चाहिए कि टोटल डेप्थ का मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। आई होप इसमें से आपको क्लियर हुआ होगा टॉपिक। अब हम डिस्कस कर रहे हैं यहां पर हमारा नेक्स्ट पोर्शन है सॉल्वेंसी रेशियो। ये सिर्फ फॉर्मूला भी बता रहा हूं, ये कैसे कैलकुलेट होंगे वो नीचे मैं शो करूंगा। सॉल्वेंसी रेशियो आप बोलोगे सर ये भी सॉल्वेंसी रेशियो ये भी सॉल्वेंसी, नहीं बेटा ये सॉल्वेंसी रेशियोज हैं, ये सॉल्वेंसी रेशियोज है। मतलब एस लग गया ना, एस लग गया मतलब यहां इसके अंदर बहुत सारे हैं और ये सिंगल है सॉल्वेंसी रेशियो। अगर सॉल्वेंसी रेशियोज आए तो ये चारों निकालने हैं, देयर आर 4 एंड कैलकुलेट कितने करने हैं 4। बट अगर मान लो सॉल्वेंसी रेशियो सिर्फ एक ही नाम लिख रहा है तो फिर यही कैलकुलेट करना है। तो सॉल्वेंसी रेशियो का फॉर्मूला है टोटल डेब्ट डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। क्लियर है, ये फॉर्मूला है। इसकी हेल्प से ये दोनों मेंटेन होते हैं। देखो सॉल्वेंसी रेशियो और प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी का मतलब प्रोप्राइटर कौन होते हैं? प्रोप्राइटर होते हैं ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोप्राइटर मतलब सिंपल सा बात है जिसका बिजनेस है वो प्रोप्राइटर है। प्रोप्राइटरी रेशियो शेयर होल्डर फंड ऑब्लिक प्रोप्राइटर्स फंड, इसके दो नाम है। इसको प्रोप्राइटर्स फंड भी बोलते हैं, शेयर होल्डर फंड भी बोलते हैं। डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। इन दोनों फॉर्मूला में एक चीज कॉमन देख रहे होंगे, इसमें भी डिवाइड में टोटल एसेट्स है और इसमें भी डिवाइड में टोटल एसेट्स है। इसमें भी डिवाइड में टोटल एसेट्स है और इसमें भी डिवाइड में टोटल एसेट्स है। और अगर मैं प्रोप्राइटरी रेशियो की बात करूं तो यहां प्रोप्राइटर फंड लिख रहा है जिसका दूसरा नाम शेयर होल्डर फंड है, ये यहीं से आया है। और यहां रिमेनिंग बच गया फिर टोटल डेब्ट, इसलिए यहां टोटल डेब्ट लिखा। तो कुल मिला के इस फॉर्मूले की हेल्प से ये दोनों फॉर्मूले अपन ने प्रिपेयर किए हैं। तो आप इसको इससे दोनों से याद कर सकते हो या अलग सेपरेटली याद रख लो। तो अब अपन एक क्विक रिकैप लेते हैं इन तीनों फॉर्मूले का। डेब्ट इक्विटी रेशियो का टोटल डेब्ट डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड, सॉल्वेंसी रेशियो का टोटल डेब्ट डिवाइड बाय टोटल एसेट्स, प्रोप्राइटरी रेशियो का प्रोप्राइटरी फंड डिवाइड बाय टोटल एसेट्स, इसके ये अदर नेम्स है। अब नंबर 4 इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पीबीआईटी अपॉन फिक्स इंटरेस्ट चार्ज। पीबीआईटी की फुल फॉर्म है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये आपको पता होगा। इसके बारे में डिस्कशन मैं लास्ट में करूंगा, ये नया टॉपिक है तो इसके बारे में अभी मैं बात ही नहीं करूंगा, इसके बारे में बाद में बात करूंगा। अब बात ये आती है कि सर हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है। एक तो सर टोटल डेब्ट निकालना है, एक ये निकालना है, एक ये निकालना है, 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 ये निकालना है। इतने सारे वर्किंग नोट निकालने हैं सर। नहीं बेटा मैं कहूंगा आपको सिर्फ दो ही चीजें कैलकुलेट करनी है। ओनली आपको सिर्फ 2 ट्रांजैक्शन सी देखने हैं और वही कैलकुलेट करने हैं सर। मतलब दो से क्या, एक तो टोटल डेब्ट एक शेयर होल्डर फंड, क्योंकि इन दोनों का मतलब ये है, इन दोनों का मतलब ये है। यहां भी टोटल डेब्ट है, यहां भी टोटल शेयर होल्डर फंड है, यहां पर शेयर टोटल एसेट्स है। तो एसेट्स का टोटल तो टोटल एसेट्स होता है, ये तो सब जानते हैं। बैलेंस शीट में एसेट्स होती है उसका टोटल ही तो टोटल एसेट्स होता है। तो ये कैलकुलेट की तो जरूरत ही नहीं है। तो सर मतलब इन सबका सिर्फ हमें क्या निकालना है, दो ही निकालना है। वी आर कैलकुलेटेड शेयर होल्डर फंड एंड वी आर कैलकुलेटेड टोटल डेब्ट। ठीक है, अब शेयर होल्डर फंड का फॉर्मूला फर्स्ट निकालोगे आप, ये मेरी बात ध्यान से रखना। वर्किंग नोट फर्स्ट हमेशा ये वाला शेयर होल्डर फंड फर्स्ट निकालोगे। जो भी करना है इसके बाद करना है, फर्स्टली आपको यही कैलकुलेट करना है। शेयर होल्डर फंड का फॉर्मूला है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस ऑल रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। ये क्या होती है डिस्कस करेंगे बाद में, फिलहाल तो ये समझ लो फिक्टिशियस एसेट्स माइनस होती है। इक्विटी शेयर कैपिटल आप जानते ही हो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आप जानते ही हो, ऑल रिजर्व एंड सरप्लस आप जानते ही हो, फिक्टिशियस एसेट्स मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आगे देखिए। टोटल डेब्ट का फॉर्मूला लॉन्ग टर्म डेब्ट प्लस शॉर्ट टर्म डेब्ट। शॉर्ट टर्म डेब्ट का अदर नेम है करंट लायबिलिटी, मतलब करंट लायबिलिटी बोल दो चाहे शॉर्ट टर्म डेब्ट बोल दो, दोनों का मीन सेम है। दोनों का मीन क्या है यहां पर, सेम। चाहे आप लॉन्ग टर्म डेब्ट बोल दो, चाहे आप शॉर्ट टर्म डेब्ट बोल दो, चाहे आप करंट लायबिलिटी बोल दो। लॉन्ग टर्म डेब्ट के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, वो अपन नेक्स्ट वर्किंग नोट्स में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो लॉन्ग टर्म डेब्ट के अंदर आती हैं। और शॉर्ट टर्म डेब्ट के अंदर तो करंट लायबिलिटी आती है, और जो सारी करंट लायबिलिटीज के नेम आपको याद होंगे, ट्रेड पेबल, क्रेडिटर्स, बीपी, बैंक ओवरड्राफ्ट, बहुत सारे हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स, पोस्ट डिविडेंड। लॉन्ग टर्म डेब्ट के 2-3 नाम बता देता हूं मैं। बैंक लोन,
डेबेंचर, बॉन्ड, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, बहुत सारे नेम है, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। ठीक है, अब बात करते हैं सर ये वाला तो बताओ ये क्या है? ये है फिक्टिशियस एसेट्स। ये क्या है स्टूडेंट्स? फिक्टिशियस एसेट्स। सर फिक्टिशियस एसेट्स क्या होती है, एक बार एक्सप्लेन करें। बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे। तो देखो फिक्टिशियस एसेट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। फिक्टिशियस एसेट्स क्या होती है? फिक्टिशियस एसेट्स का मीन सिंपल है, ये एसेट साइड के नीचे नीचे मिलेगा आपको, एसेट साइड के बिल्कुल नीचे नीचे। फिक्टिशियस एसेट्स में कौन कौन सी आती हैं? ये सब नेम है, ये सब होना जरूरी नहीं है, लेकिन इसमें जो दे रखा है, जो गिवन है क्वेश्चन में, वो आप लिख देना और उनको प्लस कर देना, वो सब फिक्टिशियस एसेट्स है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर है, या इशू एक्सपेंसेस बोल सकते हो। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर एंड रिडम्पशन ऑफ शेयर। लाइन को सुनना, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर एंड रिडम्पशन ऑफ शेयर, जैसे ही आए नेम आप लिख देना। अंडरराइटिंग कमीशन, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, व्हेन वैल्यू ऑफ गुडविल इज 0। ये लाइन को ध्यान से समझना, अगर गुडविल की वैल्यू नीचे गिवन में लिख रहा है, बाकायदा एक लाइन लिखेगी, आपको एक लाइन शो होगी एडिशनल इंफॉर्मेशन में, क्वेश्चन में, कि गुडविल इज 0, अगर ये लाइन लिख रही है तभी उसको फिक्टिशियस अज्यूम करना है। अगर ये लाइन लिख रही है कि गुडविल, वैल्यू ऑफ गुडविल इज 0, तभी उसको यहां पर फिक्टिशियस एसेट्स अज्यूम करना है, मानना है। अगर मान लो ये लाइन नहीं लिख रही है तो यहां पर नहीं आएगा गुडविल, सिर्फ ये गुडविल के लिए है। बाकी ये सब नेम है फिक्टिशियस एसेट्स के, मतलब फिक्टिशियस एसेट्स में ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, ये वर्किंग नोट नंबर 1 2 3 4 पर आते हैं। अब अपन वर्किंग नोट 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। क्या है कि यहां पर हमारे सीबीएसई और आरबीएसई दो पैटर्न चलते हैं। हमारे यहां पर सीबीएसई और आरबीएसई दो पैटर्न चलते हैं। अब क्या होता है कि सीबीएसई के कुछ फॉर्मूलाज में चेंजेस होते हैं और आरबीएसई के कुछ फॉर्मूलाज में भी चेंजेस होते हैं। आरबीएसई ये कहता है कि जब भी आपसे डेब्ट इक्विटी रेशियो पूछो, देखो मैं ये दोनों के लिए बता रहा हूं, तो आरबीएसई वाले आरबीएसई के अकॉर्डिंग इसको अंडरस्टैंड करेंगे और सीबीएसई वाले इसको सीबीएसई के अकॉर्डिंग अंडरस्टैंड करेंगे। आपको सिर्फ अपना लेना है, आरबीएसई वालों को आरबीएसई का लेना है जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, और सीबीएसई वालों को सीबीएसई का लेना है जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इनमें से कौन कौन सा लेना चाहे। ठीक है, लेना वही है जो पैटर्न है आपका बोर्ड पैटर्न। अगर आपका आरबीएसई है तो आप उसके अकॉर्डिंग ले, सीबीएसई तो आप उसके अकॉर्डिंग ले। ठीक है, आरबीएसई क्या कहता है पहले वो बात करते हैं। आरबीएसई ये कहता है कि ये सारा प्रोसीजर अब तक जो किया वो ठीक है, अगर एक लाइन क्वेश्चन में आपको मिल जाए। ये कौन बोल रहा है? ये आरबीएसई बोर्ड बोल रहा है, तो सिर्फ आरबीएसई स्टूडेंट्स को ही इस पर फोकस करना है। अगर एक लाइन क्वेश्चन में गिवन हो, वो लाइन क्या है? वो ये लाइन होगी। अगर ये लाइन गिवन है ना, तो ये फॉर्मूला होगा चेंज, सिर्फ फर्स्ट फॉर्मूला हो जाएगा चेंज। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना, इलस्ट्रेशन में और क्लियर कर देंगे। लाइन है, ए फ्यू स्कॉलर्स आर इन फेवर टू, a few scholars are in favor to include only long term debt. A few scholars are in favor to include only long term debt as debt. In that case, debt equity ratio will be, that is, लाइन को अगर मैं हिंदी में क्लोज करूं, हिंदी में एक्सप्लेन करूं, तो वो ये है कि कुछ ऐसे विद्वान हैं, स्कॉलर्स मतलब कुछ ऐसे विद्वान हैं, ऐसे कुछ विद्वान हैं जो ये कहते हैं कि अगर क्वेश्चन में ये कह दिया जाए कि आपको डेब्ट इक्विटी रेशियो किसके अकॉर्डिंग निकालना है, लॉन्ग टर्म डेब्ट के अकॉर्डिंग निकालना है, तो ये फॉर्मूला यूज किया जाएगा। वहां एक लाइन स्पेशल में दी जाएगी कि आपको डेब्ट इक्विटी रेशियो लॉन्ग टर्म डेब्ट मानकर कैलकुलेट करना है। मतलब यहां टोटल डेब्ट नहीं आएगा, यहां लॉन्ग टर्म डेब्ट आएगा, बस लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड से। सर दोबारा मैं अगेन आपको रिपीट करता हूं, अगर क्वेश्चन में ये लाइन गिवन हो, ये सिर्फ आरबीएसई वालों के लिए है, अगर एक लाइन क्वेश्चन में गिवन हो कि ए फ्यू स्कॉलर्स आर इन फेवर, कुछ विद्वान इस फेवर में हैं कि यदि लॉन्ग टर्म डेब्ट की जगह डेब्ट के प्लेस पर, इस डेब्ट के प्लेस पर लॉन्ग टर्म डेब्ट यूज किया जाए तो फॉर्मूला ये लगेगा। ये लाइन वहां दी जाएगी
कि आपको डेप्ट की जगह लॉन्ग टर्म डेप्ट यूज करना है। ये लाइन लिखी होगी, आरबीएससी वाले अगर ये लाइन क्वेश्चन में लिखी है तब तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, अदरवाइज ये लगेगा। कंफ्यूज होना मत, इलस्ट्रेशन में बिल्कुल क्लियर करूंगा। आरबीएससी वाले ये फॉर्मूला लगाएंगे कब? जब ये लाइन गिवन होगी क्वेश्चन में कि आपको डेप्ट में लॉन्ग टर्म डेप्ट का यूज करना है। अगर ये लाइन क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आपको यही लगाना है। और अगर ये लाइन गिवन है, कौन सी लाइन, कि आपको ये लाइन जो बोल रहा हूं, आपको डेप्ट की जगह लॉन्ग टर्म डेप्ट यूज करना है, अगर ये लाइन गिवन है तो ये फॉर्मूला लगेगा। अगर कुछ भी गिवन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, तो जो सिखाया है वो सेम। सर ये सिर्फ इसी के लिए है? हाँ, ये सिर्फ इसके लिए है और किसी से इसका कोई रिलेशन नहीं है। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हुआ होगा। क्लियर है? फिर अगेन मैं रिपीट करता हूं, ये है डेप्ट इक्विटी रेशियो, मैक्सिमम यही लगेगा। अगर नीचे एक लाइन गिवन हो जाएगी क्वेश्चन में कि आपको यहां पर लॉन्ग टर्म डेप्ट का यूज करना है, तो यहां पर लॉन्ग टर्म डेप्ट डिवाइड शेयर होल्डर फंड, ये लाइन नहीं हो तो जो सिखाया है ये वाला ही लगेगा। क्लियर है? ये तो था आरबीएससी वालों के लिए। ये किसके लिए था स्टूडेंट्स? आरबीएससी वालों के लिए। अब मैं बता रहा हूं सीबीएसई वालों के लिए, तो ओनली वही बच्चे सुनेंगे जो सीबीएसई के हैं। जो बच्चे सीबीएसई के नहीं हैं उनको ये क्या करना है, ध्यान ही नहीं देना है। सीबीएसई की जो नई गाइडलाइंस हैं, उन सीबीएसई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हम यहां पर इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि हम कभी भी यहां पर टोटल डेप्ट यूज नहीं करते, हम यहां पर ऑलवेज लॉन्ग टर्म डेप्ट यूज करते हैं। सीबीएसई नहीं जानता टोटल डेप्ट क्या है। सीबीएसई ये कहता है कि आप हमेशा यहां क्या यूज करोगे, लॉन्ग टर्म डेप्ट। और मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा कि सीबीएसई का और क्या पैटर्न है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्टली आपको ये क्लियर हुआ होगा। देखो अब हम बात कर रहे हैं आगे की। डेप्ट इक्विटी रेशियो अगर लो होगा तो आपका बिजनेस सही है। मैं आपको ये बता रहा हूं, ये सिर्फ नॉलेज के लिए है, प्रैक्टिकल में इसका कोई ज्यादा वे नहीं है, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूं। डेप्ट इक्विटी रेशियो अगर लो होगा, लो का मतलब कम होगा, अगर डेप्ट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करोगे वो कम होगा तो उस कंडीशन में वो बिजनेस अच्छा है, और अगर वो हाई होगा तो वो रिस्की बिजनेस है। सॉल्वेंसी रेशियो हाई होगा तो अच्छा है और लो होगा तो रिस्की है। प्रोप्राइटरी रेशियो अगर हाई है तो अच्छा है, लो है तो रिस्की है। ये मैंने लिख दिया, फर्स्ट में L, सेकंड में H, 3 में H। ये है कौन सी सिचुएशन, ये है गुड सिचुएशन, G फॉर गुड। ये सिचुएशन गुड है। अगर आपका ये, अब सर हमें कैसे पता लगेगा कि हाई का मतलब और लो का मतलब? देखो बेटा, हाई और लो का मतलब सिंपल है। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ना, तो अगर कोई एक से ज्यादा आंसर आ रहा है आपका, जैसे कि इसको सॉल्यूशन करने पर 1 आ गया, 1.2 आ गया, 1 से मोर देन आ गया, 1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1 से मोर देन आ गया तो वो हाई है, 1 से लेस देन आ गया तो वो लो है। तो अगर ये हाई रहेगा तो सिचुएशन अच्छी है, ये लो रहेगा तो सिचुएशन अच्छी है, ये हाई रहेगा तो सिचुएशन अच्छी है, ये हाई रहेगा तो सिचुएशन अच्छी है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखो, अगर ये हाई कब रहेगा, जब शेयर होल्डर फंड ज्यादा होगा। ठीक है, चलो जी, खैर ये तो बहुत डीपली हो जाएगा, अभी आपको इतना डीपली इसको ध्यान नहीं देना है। एक बार इसका क्विक रिकैप ले लेते हैं। ये डेफिनेशन है, ये हमको लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों की क्या बताती है, कैपेसिटी को बताती है कि पेमेंट करने के लिए अपने पास कितनी कैपेसिटी है। आपके 4 फॉर्मूलाज हैं, इसका डिस्कशन बाद में करेंगे। डेप्ट इक्विटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, इस फॉर्मूलाज गिवन है, ये वर्किंग नोट्स गिवन है। मैं इसमें 2 टर्म को अभी और समझाऊंगा। वर्किंग नोट 4 के बाद वर्किंग नोट 5 भी लूंगा, वर्किंग नोट 6 भी लूंगा। ये दोनों वर्किंग नोट लूंगा मैं, एक में बताऊंगा लॉन्ग टर्म डेप्ट क्या होती है, एक में बताऊंगा शॉर्ट टर्म डेप्ट क्या होती है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे आगे। तो इतना ही आपके लिए फिलहाल अवेलेबल है, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कंसल्ट कर सकते हो। ये हो गया आपका पैटर्न। स्टूडेंट्स, यहां पर मैं आपको एक बता देता हूं, वर्किंग नोट 4 के बाद मैंने एक वर्किंग नोट 5 भी यहां मेंशन कर दिया है, ताकि आपको है ना यही क्लियर हो जाए। ये वर्किंग नोट 5 है, तो 4 के बाद इसको उतार लेना, नोट कर लेना। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसको अंडरस्टैंड कर लो। लॉन्ग टर्म डेप्ट क्या होता है? लॉन्ग टर्म डेप्ट का मतलब मैंने बता दिया कि जिसको 1 ईयर से मोर देन अपन किसी से पैसा क्या लेते हैं, अपन 1 साल से ज्यादा के लिए किसी से भी पैसा ले, लोन ले, तो उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म डेप्ट। इसके अंदर ये सारे आइटम्स आते हैं, तो ये जब भी आपको गिवन हो क्वेश्चन में, इनको मानना है क्या, लॉन्ग टर्म डेप्ट।
डेबेंचर, बॉन्ड्स, मॉर्गेज लोन, बैंक लोन, पब्लिक डिपॉजिट्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। डेबेंचर का मतलब एक तरीके से लोन का एक पार्ट है, बॉन्ड्स का मतलब ये भी लोन है एक तरीके से, क्या होता है कागज का टुकड़ा लिए, देसी मतलब इसको इनडायरेक्टली समझो फिलहाल। बॉन्ड्स और डेबेंचर दोनों एक नेक्स्ट चैप्टर में मैं एक्सप्लेन करूंगा। डेबेंचर और बॉन्ड कुल मिला के एक पेपर वर्क होता है। मान लो ये पेपर है, इस पेपर में अब मैं ये लिखता हूं कि मैंने इतना पैसा इस पर्सन से लिया, ठीक है, और इसके बदले में मैं इतना इंटरेस्ट इसको दूंगा, ठीक है। ये ही डेबेंचर है और ये ही बॉन्ड है। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसमें सील वगैरह होती है और मेंशंस होती हैं कुछ कंडीशंस। मॉर्गेज लोन है, मॉर्गेज मतलब किसी से मतलब एक तरह से गिरवी रखकर कोई भी चीज से लोन ले लिया। बैंक लोन हो गया। पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक्स की डिपॉजिट्स होती हैं। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस होता है। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एक तो बैंक से लोन लेना और एक मान लो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेना, जैसे डीएचएफएल से ले लिया, कैपिटल फर्स्ट से ले लिया और मान लो बजाज फाइनेंस से ले लिया। ये सब क्या होती है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती है जिनका काम लोन प्रोवाइड कराना होता है, ठीक है। बैंक अलग होती है और ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अलग होती है, तो इनसे लोन ले लिया। तो ये सब बैंक लॉन्ग टर्म लोन है। शॉर्ट टर्म लोन मेरे को बताने की नीड नहीं है, शॉर्ट टर्म डेब्ट मुझे बताने की नीड नहीं है, क्योंकि करंट लायबिलिटी होता है और करंट लायबिलिटी मैं आपको बहुत बार लिखवा चुका हूं, नोट डाउन करवा चुका हूं। तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट था सॉल्वेंसी रेशियोज का। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि फॉर्मूले लर्न कर लेना और लर्न करने के बाद क्वेश्चन करोगे तो अच्छा समझ में आएगा। अगर लर्न नहीं करोगे तो आपको क्लियर नहीं होगा। और वर्किंग नोट 4 को अच्छे से देख लेना। वर्किंग नोट 4 सिंपल है कि अगर क्वेश्चन में लॉन्ग ये बोल दिया कि लॉन्ग टर्म डेब्ट का यूज कर डेब्ट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करो, तब तो टोटल डेब्ट की जगह लॉन्ग टर्म डेब्ट आएगा, इसकी जगह क्या आएगा? लॉन्ग टर्म डेब्ट। बाकी सब सेम है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।